हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि पार्थिक जिसे इस वक्त जल्दी से जल्दी आयु जी से मिलने के लिए जाना था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बेताब था ये जानने के लिए कि आखिर आयु जी उनका कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हैं। वो जल्दी जल्दी अपने नाश्ते को ख़त्म करता है और वहाँ से रफा दफा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शेजल भी अब नीचे की तरफ आ चुकी थी, जहाँ इस वक्त हान उसको इतना ज़्यादा तंग किए जा रहे थे, वो भी यशवीर के सामने। वो जैसे ही रिहा पाई थी वो जल्दी जल्दी दौड़ते हुए किचन की तरफ आ जाती है। ज़्यादा तेज़ भागने की वजह से उसकी सांसें भी फूल रही थीं और साथ ही उसके गाल भी हल्के हल्के रेड हो रखे थे आहान जी की बातों को सुन करके। श्रेजल का रंग काफ़ी ज़्यादा गोरा होने की वजह से उसके गाल पर हल्की भी रेडनेस समझ में आ जाया करती थी। रिया लिली बाकी के स्टाफ श्रेजल को देख करके उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। रिया उसके गाल को खींचते हुए कहती है, क्या बात है, आज काफ़ी खुश नज़र आ रही हो। श्रेजल जो कहती है, खुश? मैं परेशान हूँ, खुश कैसे नज़र आ सकती हूँ। लिली जो कहती है, किसने परेशान कर दिया? हमारे बॉस ने। और ये बोल करके वहाँ पर सारे लोग ये बात सुन करके हंसने लगे थे और साथ में लिली और रिया भी उसको चिढ़ाने लगी थी। लिली के बोलते ही वहाँ पर सारे स्टाफ जो कि हंसने लगे थे। श्रेजल जो उन सबको घूरते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी मैं खुश, मतलब मैं परेशान हूँ, लेकिन उनकी वजह से नहीं। रिया जो कहती है, झूठ तो मत ही बोलो, क्योंकि तुम्हें झूठ बोलना आता नहीं है। रिया जो उसके पास आकर के पूछती है, बताओ ना क्या बात है। श्रेजल जो कहती है, मुझे नाश्ता बनाना है, उन्हें ऑफिस निकलना है ना, यही बात है। कि तभी पीछे से ईरा जो कि आते हुए कहता है, आज तुम नाश्ता नहीं बनाओगी, अब से तुम स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारा टीचर, और स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाई करना होता है। ये सब काम यहाँ के सारे स्टाफ देखेंगी और बचा कुचा काम मैं कर लूँगा, तुम परेशान मत हो। श्रेजल जो पीछे मुड़ करके ईरा को आता देख करके कहती है, गुड मॉर्निंग टीचर जी, पर अभी तो आपने मुझे पढ़ाना शुरू भी नहीं किया है। ईरा जो कहता है, मैं तो तुम्हें काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, जब से तुम मुझे मिली हो तब से मैं तुम्हें कोई ना कोई चीज़ सिखाता हूँ, और जो भी सीख देता है उसे टीचर ही कहते हैं। श्रेजल जी कहती है, अच्छा, तो आपको मुझे टीचर की तरह ट्रीट करना होगा। ईरा अपने मुंडे को हिलाते हुए कहता है, हाँ, मुझे टीचर की तरह ट्रीट करो। श्रेजल जो उनके सामने आकर के झुकते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग गुरुजी, और फिर अपने हाथ को जोड़ते हुए कहती है, आपको सत सत नमन। ईरा जो उससे कहता है, तुम तो काफ़ी बदमाश हो गई हो, मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या। श्रेजल जो अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए थोड़ा हंसती और कहती है, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, अभी अभी तो आपने कहा कि आपको टीचर वाली ट्रीटमेंट चाहिए। ईरा जो उसे पहले काफ़ी ध्यान से देखता है और फिर उसके बाजू को पकड़ करके उसको उठाते हुए कहता है, इतनी भी इज्जत नहीं मांगी है मैंने, बस इतना कहा है कि तुम लोग मेरी बात मानो और सब के सब यहाँ से जा सकते हो। आज का ब्रेकफास्ट मैं तैयार करने वाला हूँ। श्रेजल जो कहती है, और वो किस खुशी में, आपको क्या ज़रूरत है, जब हम लोग हैं यहाँ पर तो आप जाइए इलेक्ट्रिसिटी खाइए। ईरा जो कहता है, अचानक से इतना क्यों बोलने लगी हो तुम। श्रेजल जो कहती है, मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। रिया जो कहती है, हाँ श्रेजल, आज तो तुम्हारी आवाज़ में कुछ अलग ही टोन नज़र आ रहा है, ऐसे लगता है कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल होने लगी हो। लिली जो कहती है, अच्छा तो है ना, हमेशा की तरह डर डर के बात करना कितना बुरा लगता था, और अब हमें भी एक कंफर्टेबल फ्रेंड मिल गई, जो कि अब हमारे साथ तो कंफर्टेबल हो ही रही है, साथ में इस अकड़ू छोटू बॉस के साथ भी हो रही है। ईरा जो कहता है, क्या तुमने मुझे अकड़ू बोला। लिली जो कहती है, हाँ बोला तो। ईरा जो उसको ध्यान से देखता है और अपने आंखों को उसकी तरफ जूम करके उसके फोरहेड को ध्यान से पढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी डेस्टिनी में एक बहुत ही पगलू सा इंसान है, जो तुम्हारे बहुत जल्द करीब आने वाला है। जैसे ही लिली ये सुनती है, वो अगल बगल देखते हुए हंसते हुए कहती है, क्या बकवास कर रहे हो ये। ईरा जो कहता है, हाँ, और ये मेरा श्राप भी है, तुम्हें ऐसा ही इंसान मिलेगा तो मेरा बहुत मजाक उड़ाती हो। श्रेजल जो कहती है, आज ईरा ने कुछ अलग ही डोज ले लिया है लगता है, वैसे तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं, हम लोग काम कर लेंगे, जाओ। ईरा जो कहता है, ये आहान सर का ऑर्डर है, क्या तुम चाहती हो कि मैं उनसे जा करके तुम्हारी कंप्लेन कर दूँ। श्रेजल जैसे ही सुनती है, वो तुरंत ही अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं, उनसे कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं साइड में खड़ी हो जाती हूँ। आहान सर की जैसे ही बात हुई थी, सारे के सारे स्टाफ तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और सब के सब तुरंत ही ईरा की सारी बातों को मानना भी शुरू कर चुके थे। श्रेजल वहाँ से जाते, लेकिन उससे पहले ही ईरा उसे रोकते हुए कहता है, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तो मेरे साथ ही रहोगी। ईरा उसके बगल में आता है और श्रेजल से अपने हाथ को उठा करके उससे कहता है, मुझे स्लैब पर बैठा दो, वैसे भी ये स्लैब बहुत ऊंची है, मैं यहाँ पर काम नहीं कर पाऊंगा।
श्रीजल जो कहती है इसीलिए तो कह रही तुम रहने दो काम करने के लिए, मैं खुद कर लूँगी। ईरा जो कहता है पर मुझे गोद में तो उठाओ। श्रीजल जी कहती है अजीब टीचर हैं, स्टूडेंट के गोद में घूमेंगे। और ये बोल करके उसे गोद में उठाती है और स्लैब पर बिठाते हुए कहती है अब ठीक है। वहीं ईरा स्लैब पर बैठ करके उसके लिए फ्रूट्स वगैरह काटना शुरू करता है। आज आहान और श्रीजल का नाश्ता ईरा ही तैयार कर रहा था। वहीं यहाँ पर तो नाश्ते की तैयारी चल रही थी। दूसरी तरफ पार्थक जो कि काफ़ी खुशी खुशी अपने बाइक को फुल स्पीड में दौड़ाते हुए अब धीरे धीरे आयु के घर के करीब पहुँच रहा था। और जैसे ही आयु का घर का लोकेशन आता है तुरंत ही पार्थक अपनी गाड़ी को रोकते हुए अपने लेफ्ट साइड में देखता है जहाँ पर आयु का घर था। और वो अपनी बड़ी सी स्माइल लाते हुए अपने चेहरे पर तुरंत ही गाड़ी से उतर जाता है और खुशी खुशी अंदर की तरफ आगे बढ़ाता है। बाहर एक छोटा सा टॉमी था जो कि लगातार पार्थक को देख करके भौंका जा रहा था, लेकिन शुक्र ये था कि वो इस वक्त बंधा हुआ था जिसकी वजह से पार्थक को वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। मगर जिस तरह से वो भौंक रहा था पार्थक की तो जान हलक में अटक आई थी। उस कुत्ते के लगातार भौंकने से पार्थक थोड़ा घबरा गया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी रफ्तार से दौड़ते हुए अंदर की तरफ भाग आता है और डायरेक्टली वो जा कर के हॉल एरिया में रुकता है और गहरी गहरी सांस लेते हुए कहता है पापा, बाप रे, ये कुत्ता क्यों पाल रखा है यहाँ पर? ऐसा लग रहा था मेरे ऊपर चढ़ के मेरा कर। कि तभी वो देखता है कि इस वक्त सामने कुछ लोग चाय पी रहे हैं और वो लोग पार्थक को ही घूरे जा रहे थे। पार्थक जो अपने हेलमेट को अपने सिर से निकालते हुए कहता है हेलो, नमस्ते। एक लड़की जो कि उसके सामने आते हुए कहती है क्या हुआ और क्या चाहिए आपको? देखिए, अगर आप पैसा वैसा मांगने आए ना तो सर हमारे पास इतना पैसे नहीं है कि हम हर दिन भिखारियों को पैसे देते रहें। पार्थक जैसे उसकी बात सुनता है वो ऊपर से नीचे तक पहले खुद को देखता है और अपनी भौवें से कोड़ करके कहता है एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको भिखारी नजर आ रहा हूँ? कि तभी पीछे एक औरत जो कि खड़ी होती है और पार्थक के सामने आती है, वो लगभग 45 या 50 साल की लग रही थी। और वो पार्थक को देखते हुए कहती हैं क्या चाहिए आपको बेटा? कोई घर भटक गए आप? क्योंकि हमने तो इससे पहले आपको कभी नहीं देखा यहाँ पर। पार्थक जो कहता है मैं कोई भटका भूला भिखारी इंसान नज़र आ रहा हूँ लोग को। एक्चुअली आंटी नमस्ते, मैं आयु से मिलना चाहता था। आयु कि तभी वो औरत जो कहती हैं आयु? आयु तुम्हारा मतलब आयुषी? पार्थक जो कहता है हाँ 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 वही। और ये बोलते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो लड़की जो कहती है अच्छा तो आप आयुषी दी के बॉयफ्रेंड हो? मुझे लगा कि। पार्थक जो कहता है जो भी लगा प्लीज़ बोलना नहीं, ओके? सुबह सुबह ऐसे इंसल्ट नहीं करते ना बच्चे। वो लड़की थोड़ी छोटी थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा चुलबुली और बदमाश नज़र आ रही थी। वो आंटी जो उसे देखते हुए कहती हैं सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था। आप आयुषी को कैसे जानते हैं? पार्थक जो कहता है मैं उसका कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, आई मीन उसका क्लासमेट हूँ, तो मुझे उसको आज लेकर जाना था कॉलेज। प्लीज़ मिल सकता हूँ क्या? वो आंटी जो कहती हैं तुम पार्थक खुराना हो? जैसे ही पार्थक ये सुनता है कि उसे अब जाकर के पहचाना जा रहा है वो तुरंत ही अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहता है जी जी आंटी, मैं पार्थक खुराना। आहान, उसने इतना बोला ही था कि तभी वो आंटी जो कहती हैं आहान खुराना का छोटा भाई राइट? और ये बोल कर कि उनके चेहरे पर भी हल्के से स्माइल आ जाती है। पार्थक जो कहता है आप जानती हो उन्हें? वही वो औरत जो कहती है अरे भाई, उन्हें कौन नहीं जानता है, मैं जानती हूँ उन्हें। वैसे भी अंदर आओ, अंदर आओ, मैं तुम बाहर खड़ी रखी हूँ तुम्हें, चलो अंदर आओ। और ये बोल कर कि वो उसे अंदर बुलाती हैं और अपने साथ उसको ले जाते हुए कहती हैं मैं उनके बारे में कैसे नहीं जानूंगी, आजकल तो न्यूज़ में सिर्फ उन्हीं के बारे में चर्चा हो रही है। वो कोई स्टीफन जोसेफ था ना? पार्थक जो कहता है सॉरी, कितने निगेटिव बातें करते हैं यहाँ पर। और वो अपने सिर पर बाल फेरते हुए कहता है आंटी, वो भाई की उससे पहले भी न्यूज़ आई थी, भाई ने सबसे बड़ी डील की थी रोबोट की। वो औरत जो कहती हैं हाँ हाँ वही तो, पता नहीं कौन है जो हमारे प्यारे आहान खुराना को फंसा रहा है। कितने भोले मासूम लगते हैं वो, भला ऐसा थोड़ी ना करेंगे वो। और वो स्टीफन जोसेफ पता नहीं कहाँ से आ गया था। और अच्छा भी है ना, हमारे इंडिया के रिकॉर्ड को ख़राब करने की कोशिश कर रहा था। बढ़िया ही हुआ, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। वहीं पार्थक जो इन सारी बातों से बोर हो रहा था क्योंकि उसे तो काफ़ी ज़्यादा बेताबी थी आयुषी से मिलने की, और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा भी रहा था। उसे नहीं पता था कि कल उसने नशे की हालत में आयुषी से क्या क्या बोल दिया होगा। जैसे ही वो आंटी उसे बैठाती हैं कि तभी पार्थक जो कहता है आयुषी कहाँ है आंटी, मुझे उससे मिलना था। वहीं जैसे ही औरत को पता चला था कि वो आहान खुराना का भाई है तो उन्हें भी पार्थक पर भरोसा हो गया था और वो पार्थक से कहती हैं तुम उसके रूम में ही जा कर के मिलो बेटा। पार्थक जो कहता है सच में?
कि तभी वो छोटी लड़की जो कि पार्थिक के पास आते हुए कहती है, हाँ सच्ची में, जाइए मिल लीजिए, अब बॉयफ्रेंड है तो मिल ही लीजिए। अगर मम्मी अलाउ नहीं करेंगी तो फिर आप खिड़की से चुप चुप करके आएंगे, इससे बेहतर है कि आप मेन गेट से ही आ जाया करें। पार्थिक जो पहले उस लड़की को देखता है और अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती की एक स्माइल लाते हुए कहता है, अच्छा मैं जाता हूँ। वही वो आंटी जो कि उस बच्ची को डांटते हुए कहती हैं, ऐसे नहीं बात करते, गंदी बात है। वो लड़की जब अपनी मम्मी को बताती है, मम्मा मैंने दीदी के फ़ोन में इनकी फ़ोटो देखी है और वो भी बहुत सारी, मुझे पता है ज़रूर इनके ना कुछ चक्कर चल रहे दीदी के साथ। पार्थिक जो ये सब सुन ही रहा था, लेकिन उसे इन सारी बातों से कोई दिक्कत तो थी नहीं, क्योंकि वो भी तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो चाहता था आयुषी के साथ। वो रूम के अंदर की तरफ आता है और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला था, वो धीरे धीरे अंदर की तरफ झांकते हुए कहता है, आयुषी, आयुषी जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए मुझे पता है कि कल मैंने जो भी बोला उसके बाद आप मुझसे नाराज़ होंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इतने प्यारे क्यूट से बंदे को आप ऐसे तड़पाएंगी। आयुषी जी, आयु। मगर उससे कोई भी वहाँ पर नज़र नहीं आता कि तभी वो उस रूम से बाहर जाने वाला होता है कि उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती है, और जैसे उसको इतनी प्यारी मीठी आवाज़ सुनाई दी थी, वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। वहीं आयु जो कि इस वक्त अपने बाल को सुखाते हुए काफ़ी रोमांटिक वे में गुनगुनाते हुए बाहर की तरफ आ रही थी। वैसे भी आयुषी हमेशा रूम में अकेले ही रहा करती थी, जिसकी वजह से वो टॉवल रैप करके ही बाथरूम से बाहर निकलती थी और बाहर आकर के कपड़े बदलती थी। और आज के भी दिन वो कुछ ऐसा ही करती है। वो बाहर आते हुए लगातार गुनगुनाए जा रही थी, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो। लेकिन जब तक वो आगे कुछ गा पाती, उसकी नज़र पार्थिक पर चली जाती है, जो कि बेवकूफ़ों की तरह एक बड़ी सी स्माइल लेकर के लगातार आयु को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक एक्सप्लोर किया जा रहा था। उसके आगे के शब्द उसके मुंह के अंदर ही रह जाते हैं और उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल एकदम स्टैचू की तरह बन चुका था। आयु बस सामने की तरफ देखी जा रही थी, ना उसकी पलक झपक रही थी और ना ही उसके शरीर का कोई भी पार्ट हिल पा रहा था। पार्थिक जो थोड़ा सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए आयु को देखते हुए कहता है, सामने तो आए, अब हाय। आयुषी अब जाकर के थोड़ी होश में आती है और जल्दी से कूदते हुए कहती है, मम्मी ये कहाँ से आ गया। और ये बोलकर के वो जल्दी से अपने बाथरूम के अंदर दोबारा से भाग जाती है। वहीं आयुषी को इस तरह चिल्लाता हुआ देखकर के पार्थिक उसके पीछे पीछे आते हुए कहता है, अरे चुप रहो प्लीज़। और वो उसकी आयुषी और तेज चिल्ला पाती उससे पहले ही पार्थिक उसके बाजू को जोर से पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसे ले जाकर के दीवार पर टिका देता है, और वहीं उसके मुंह पर जोर से हाथ रखते हुए कहता है, श्श, किसी को पता चल जाएगा, क्या कर रही हो, चिल्लाओ मत। आयुषी जो लगातार अपने मुंह को इधर उधर करते हुए चिल्लाई जा रही थी कि तभी पार्थिक को समझ में आता है कि वो इस वक्त क्या कर रहा है, लेकिन उससे पहले वो हाथ हटाता आयुषी उसके हाथों को जोर से अपने दांतों से काट लेती है। पार्थिक झटके से अपने हाथ को उसके मुंह से हटाते हुए कहता है, कहाँ से ट्रेनिंग लियो काटने की, इतना तेज क्यों काट दिया, मैं क्या कर रहा था तुम्हारे साथ। वही आयुषी जो कि गहरी गहरी सांस लेते हुए कहती है, मेरे रूम में आ गए और मेरे हाथ को ऐसे पकड़ कर खड़े हो। पार्थिक ने अभी एक कलाई को अभी भी अपने हाथों से पकड़ रखा था और वहीं वो दूसरे हाथ को लगातार अपनी नम आंखों से देखे जा रहा था। आयुषी ने वाकई में उसके हाथों को काफ़ी ज़ोर से काट लिया था। पार्थिक आयुषी को देखते हुए कहता है, हाँ तो पकड़ा हुआ इस वजह से ताकि तुम चिल्लाओ मत। आयुषी जी कहती है, मेरे इतने करीब मत खड़े रहो, दूर जाकर भी तो बात कर सकते हो ना। पार्थिक जितने प्यार से इस वक्त आयुषी की आवाज़ सुनता है, वो एकदम से उसके गाल पर अपने हाथ को रखते हुए कहता है, तुम कितनी क्यूट हो यार। आयुषी जी कहती है, इस सिचुएशन में मैं तुम्हें क्यूट नज़र आ रही हूँ। पार्थिक जो कहता है, नहीं वैसे तो तुम मुझे हॉट भी नज़र आ रही हो, लेकिन वो मैं बोल नहीं सकता। कि तभी आयुषी घूरते हुए से देखकर कहती है, तुम इसका फ़ायदा उठा रही हो सिचुएशन का, तुम अंदर कैसे आए, अभी मैं बुलाती मम्मी को। कि तभी पार्थिक जो कि उसके चेहरे के बहुत करीब आते हुए कहता है, अगर किसी को कुछ भी बताया ना तो जान लेना। आयुषी जो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए पार्थिक को देखते हुए कहती है, धमकी दे रहे हो। पार्थिक जो अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, आहान खुराना का भाई हूँ, इतना धमकी तो देना मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, और मैंने कुछ गलत नहीं किया समझी, तुम्हारी गलती है। चिल्ला क्यों रही थी तुम।
और ये बोलते बोलते वो अचानक ही आयुषी के काफ़ी हद तक करीब आ चुका था और इतना करीब कि उन दोनों के बीच में अब ज़्यादा डिस्टेंस ही नहीं बची थी। आयुषी जो थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए और ज़्यादा पीछे की तरफ चिपकते हुए कहती है, दूर जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं। वही पार्थिक जो कहता है, मुझे भी कोई शौक नहीं लगा है तुम्हें इस तरह से देखने का, लेकिन अब तुम आ गई तो तुम्हारी गलती है ना, मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब तुम ऐसे बाथरूम से बिना कुछ पहने बाहर की। तभी आयुषी जी कहती है, टॉवल लपेट रखा है मैंने। पार्थिव जो उसकी बात को सुनते हुए उसके गाल को प्यार से अपने हाथ से टच करते हुए कहता है, उससे वैसे ज़्यादा कुछ छुप नहीं रहा है। जैसे आयुषी सुनती है वो एकदम से अपने हाथ को उसके सीने पर रख के उसको जोर से पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहती है, हटो, बहुत ही अश्लील हो तुम। वैसे तो पार्थिव को उसके हाथ से पीछे करने के लिए उसके दोनों हाथ की ताकत भी कम पड़ जाती, मगर पार्थिव खुद ही एक डिसेंट बच्चे की तरफ पीछे की तरफ होते हुए कहता है, जाओ पहन लो, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। आयुषी जल्दी से बाथरूम के अंदर घुस जाती है, लेकिन अब जाकर के उसे समझ में आया था कि वो अंदर तो अपने कपड़े ले ही नहीं आई है। और वो फिर से अपने सर पर मारते हुए कहती है, कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं, अब क्या करूँ, अब तो यहाँ पर ही बाहर खड़ा हुआ है। और फिर वो धीरे से दरवाजे को खोलते हुए अपने चेहरे को बाहर की तरफ लाते हुए कहती है, सुनो। पार्थिव जो तुरंत ही उसके पास भागते हुए आकर कहता है, क्या हुआ, कोई हेल्प चाहिए कपड़े पहनाने में। आयुष उसको घूरते हुए देखकर कहती है, बड़े गंदे यार तुम उधर जाओ बालकनी में, मुझे कपड़े लेने अपने। पार्थिव जो कहता है, मतलब तुम्हारे पास अंदर कपड़े नहीं है। आयुषी जो कहती है, कपड़े नहीं है हम, इसी वजह से तो जाओ यहाँ से। पार्थिव जो कहता है, ठीक है अब जा रहा हूँ। और ये बोल करके वो खुद ही बालकनी के साइड में चला जाता है और अपने बाल पर हाथ फेरते हुए कहता है, पहले दिन तुमसे मुलाकात हुई ऐसे, और हुई भी तो कैसे। हाय आयुषी जी, आप तो एक्स्ट्रा क्यूट निकली। और ये बोल करके वो शर्माते हुए बालकनी के साइड में आ जाता है। वहीं आयुषी उस पर ट्रस्ट तो कर नहीं सकती थी, जिसकी वजह से पहले तो वो पूरे रूम में झांकती है और एक एक कदम किसी चोरों की तरह रखते हुए जल्दी से अपने वार्डरोब के सामने आती है, अपने कपड़े को लेकर के काफ़ी रफ्तार से अंदर की तरफ फिर भाग जाती है। पार्थिव जो अपनी आंखों पर अपने हाथ को रखते हुए कहता है, हे भगवान, क्या नज़ारा दिखा दिया सुबह सुबह, लेकिन कितना गंदा हो गया हूँ मैं, इस तरह नहीं करना चाहिए था। बेचारी कितना शर्मा जाएगी, और मुझे शर्म क्यों नहीं आ रही, इतना बेशर्म तो नहीं था मैं। हे भगवान, मेरे बारे में क्या सोचेगी, अरे यार मैं भी एक नंबर का बुद्धू हूँ। और फिर वो जल्दी से रूम से बाहर निकलते हुए कहता है, नहीं नहीं, उसे लगेगा कि मैं ही खराब हूँ, फिर वो मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। अभी पता नहीं कल नशे की हालत में क्या क्या बोला था उससे, और अभी फिर से ऐसे घटिया कांड कर दिया। जा पार्थिव, तू सिंगल ही मरेगा। और ये बोल करके वो यही सोचता है कि अगर आयुषी बाहर निकलेगी तो उसके बारे में न जाने क्या क्या सोचेगी। और लेकिन अभी पार्थिव रूम से बाहर निकलता और अपने हाथों से दरवाज़ा खोला ही था कि तभी आयुषी की छोटी सिस्टर जो कि अपने ट्रे में उसके लिए कॉफ़ी लेकर के आ रही थी। आयुषी को सुबह सुबह कॉफ़ी पीने की हमेशा से आदत थी, जिसकी वजह से आयुषी की छोटी सिस्टर जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा माना करती थी, इस वजह से वो रूम में ही कॉफ़ी लेकर उसके लिए अंदर आ रही थी। अचानक पार्थिव के दरवाज़ा खोलने की वजह से और उन लोगों के आमने सामने आने की वजह से एक्सीडेंटली वो कॉफ़ी जा करके पार्थिव के शर्ट पर गिरती है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आह, अरे यार। वो लड़की जो कहती है, आप ना क्या कर रहे थे यहाँ पर। पार्थिव जो उसे घूरते हुए देखकर कहता है, तुम हो कौन यार, और इतना बोलती क्यों हो तुम, एक तो मुझे जला दिया सॉरी की जगह पर मुझे ही डांट रही हो। वो लड़की जो कहती है, मम्मी। पार्थिव जो कहता है, मम्मी को क्या बुला रही हो, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था बाबू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जल ही तो रहा हूँ बस मैं। और ये बोल करके वो जल्दी जल्दी अपने शर्ट के बटन को खोलते हुए कहता है, धुलना पड़ेगा इसे। कि तभी आंटी जो आते हुए कहती हैं, क्या हो गया बेटा। वो लड़की जो कि सामने की तरफ पार्थिव को इशारा करते हुए कहती है, ये देखो इनका शर्ट जल गया। जैसे ही वो औरत पार्थिव के शर्ट को देखती है वो एकदम से घबराते हुए कहती है, अरे तुमने गरम गरम कॉफ़ी गिरा दी इन पर, क्या लड़की हो तुम, कोई काम ठीक से नहीं कर सकती, जाओ यहाँ से। आई एम सो सॉरी बेटा। वहीं पार्थिव जो कहता है, चलो कोई तो है जो मेरी इज्जत कर रहा है। वो औरत जो कहती है, एक काम करो तुम जल्दी से कपड़े उतारो। पार्थिव जो कहता है, जी। वो औरत जो कहती है, मेरा मतलब है शर्ट उतारो, ऐसी गंदी शर्ट नहीं पहनती बेटा, उतारो, मैं इसे धुल देती हूँ। पार्थिव जैसे काफ़ी जलन महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से वो खुद भी जल्दी जल्दी शर्ट के बटन को खोलता है और अपनी बॉडी से उसे अलग कर देता है। वहीं वो औरत जो कि उसके शर्ट को लेकर के बाहर की तरफ चली जाती है और दरवाज़ा वो फिर से बंद कर देती है। पार्थिव को अब समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। अब पूरे घर में वो इस तरह बिना कपड़ों के तो घूम नहीं सकता। कि तब तक आयुषी जो कि बाहर आते हुए कहती है, मिस्टर पार्थिव खुराना, कहाँ हो तुम। इस वक्त पार्थिव जो कि इधर उधर देखते हुए अपनी बॉडी को अपने हाथ से छुपाने की कोशिश कर रहा था,
जैसे ही आयुषी उसको इस तरह देखती है वो फिर से चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, तुम पागल वागल तो नहीं हो? मैंने आज तक तुम्हारे जितना डेस्परेट बंदा नहीं देखा। कल ही तो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे थे और आज ये सब। कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं करते हो ये सब के लिए? पार्थिव जो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, देखो तो मुझे गलत समझ रही हो। हाँ, वो बात अलग है कि टॉवल में देख करके मुझे थोड़ी सी ठरक छा गई थी, लेकिन अभी ये मैंने जानबूझ करके नहीं किया। और वो मैं तुम्हारा मुंह इसलिए दबा रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम चिल्लाओ और फिर आंटी जी को पता चले। आंटी जी को पता चलता तो मेरे भाई को पता चल जाता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। मैं सच में ऐसा लड़का नहीं हूँ। कि तभी आयुषी जो कहती है, तो अपने हाथ को इस तरह से, तुम्हारी शर्ट कहाँ है? पार्थिव जो कहता है, तुम्हारी छोटी बहन ने मेरा शर्ट जला दिया और यहाँ पर देखो मुझे जलन भी हो रही है। और फिर वो अपने पेट की तरफ दिखाते कहता है, देखो यहाँ पर कॉफी गिर गई है। आयुषी जो पहले तो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, बेशर्म कहीं के, तो कुछ कपड़े पहनो ना। पार्थिव जो कहता है, तुम्हारे कपड़े पहन लो। आयुषी जो उसे घूरते हुए देखकर कहती है, नहीं पहन पा रहे तो मत पहनो, ऐसे ही रहो। पार्थिव जो कहता है, वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है, मुझे कॉलेज भी जाना है, अभी के लिए कोई कपड़े दे सकती हो? आयुषी जो कहती है, तुम्हारी उम्र का कोई लड़का नहीं रहता हमारे घर पर, अब रहो ऐसे ही नंगे। पार्थिव जो अपने हाथ को हटाते हुए कहता है, तुम बस इधर मत ध्यान से देखना, मैं कब तक अपने ऐसे छुपा करके रखूंगा हाथ से। और ये बोलकर वो आकर के काउच पर बैठ जाता है। वहीं आयुषी जो कि अपने वार्डरोब को खोलते हुए कहती है, मेरा कोई टॉप पहनोगे? पार्थिव जो कहता है, मैं तुम्हारा टॉप कैसे पहन सकता हूँ? आयुषी जो उसे देखते हुए कहती है, मैं ओवरसाइज टी शर्ट भी पहनती हूँ जो कि थोड़ा मेल टाइप है, पहन सकते हो तुम। और ये बोल करके वो एक कपड़ा उसको निकाल करके देते हुए कहती है, ये ट्राई करो। पार्थिव जो खड़ा होता है और उसके करीब आते हुए कहता है, थैंक्स। जैसे जैसे वो उसके और ज़्यादा करीब बढ़ रहा था, आयुषी जो कहती है, लो ना टी शर्ट, आप पास क्या आ रहे हो मेरे, वहीं से ले लो। पार्थिव जो कहता है, नहीं मैं बस थैंक्स कर रहा था। आयुषी जो कहती है, दूर से भी थैंक्स बोल रहे तो सुनाई दे रहा है मुझे। पार्थिव जो तुरंत ही उस टी शर्ट को अपने हाथ में लेता है और उसे पहनने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले वो आयुषी को देखते हुए कहता है, तुमने मेरा टैटू देखा क्या? आयुषी एक बार पार्थिव को चेहरे की तरफ घूरती है और फिर उसके हाथ की तरफ देखती है जहाँ पर वो इस वक्त इशारा कर रहा था। उसके चेस्ट पर एक छोटा सा टैटू बना हुआ था, जिसे देखकर आयुषी जो कहती है, तो क्या करना है इसका? पार्थिव जो कहता है, पूछ रहा हूँ कैसा लग रहा है। आयुषी भी उसके अब जाकर के चेस्ट पर ध्यान से नजर गड़ा पाई थी, और जैसे ही वो उसके चेस्ट और उसके बॉडी को देखती है, वो थोड़ी देर के लिए उसके बॉडी को देखती रह जाती है। पार्थिव तुरंत ही टी शर्ट पहनते हुए कहता है, तुम्हारी नज़र गंदी लग रही है, ऐसे नीयत से नहीं देखना चाहिए, वो भी मेरे जैसे अच्छे बच्चे को, गंदी लड़की। और ये बोल करके वो फिर से जाकर के काउच पर बैठते हुए कहता है, मेरा कपड़ा कब तक सूखेगा? तुम्हें अपने साथ कॉलेज लेकर जाना था मुझे। आयुषी जो कहती है, तुम मेरे घर क्यों आए हो? पार्थिव जो कहता है, अरे यार मुझे नहीं पता था कि कल मैंने तुम्हें क्या क्या बोल दिया। उसके बाद से फिर देखो, मैं तो सिर्फ तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता था, वो सब जो भी मैंने देखा वो सब मेरी गलती नहीं थी। आयुषी जो कहती है, इस बारे में किसी को बताना मत, ठीक है? मेरे घर वालों को भी नहीं। और अभी चलो नीचे। पार्थिव जो कहता है, नीचे क्यों जाना है, यहीं पर बैठो ना, वैसे भी तुम्हारी मॉम बहुत पकड़ पकड़ करती हैं। जैसे आयुषी सुनती है, वो एकदम से अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या? पार्थिव जो कहता है, नहीं मैं वो नहीं बोल रहा था, मतलब गलत मत समझना, पर यू नो आहान खुराना का भाई हूँ, तो सब लोग जब भी मुझे आहान खुराना के भाई के हिसाब से जानते हैं ना, तो बस आहान भाई के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं और वो मुझे पका देता है। और ऊपर से तुम्हारी जो छोटी बहन है ना, बहुत बदमाश है यार। आयुषी जो कहती है, उस हिसाब से तो तुम्हें मैं भी बदमाश लगूंगी, मेरा प्यारा टॉमी भी तुम्हें बदमाश लगेगा। पार्थिव जो कहता है, प्यारा टॉमी? ऐसे दांत दिखा रहा था ना, लग रहा था कि अभी खा जाएगा मुझे, कुत्ता का इनका। जैसे आयुषी अपने टॉमी के लिए कुत्ता वर्ड सुनती है, वो एकदम से बौखलाते हुए कहती है, वो कुत्ता नहीं टॉमी है मेरा, कितना प्यारा है वो, फेवरेट है वो मेरा, बचपन से मेरे साथ रहता है वो। पार्थिव जो कहता है, सॉरी आज का दिन ही खराब है यार, कुछ भी अच्छा करने जा रहा हूँ सब बुरा बुरा सा हो जा रहा है। और वो अपने फोरहेड पर रब करते हुए कहता है, कॉलेज चले क्या? आयुषी जो कहती है, मेरे कपड़े पहन करके कॉलेज जाओगे? पार्थिव जो खड़े होते हुए कहता है, मेरी शर्ट अब तक सूख गई होगी ना? आयुषी जो कहती है, तुम्हारी शर्ट गई कहाँ, ये तो बताओ पहले। पार्थिव जो कहता है, तुम्हारी मॉम लेकर गई हैं। आयुषी अपने सर पर मारते हुए कहती है, अरे वो तो धुल दूंगी, वैसे भी बहुत सफाई पर एक इंसान है, अब तुम्हारी शर्ट आज नहीं सूख पाएगी, वैसे भी हमारे पास कोई ड्रायर मशीन नहीं है। पार्थिव जो कहता है, तो फिर क्या करेंगे? आयुषी जो कहती है, क्या कर सकते हैं, ऐसे ही चलो। पार्थिव खुद को शीशे में देखते हुए कहता है, खास बुरा तो नहीं लग रहा है, लेकिन तुम प्लीज़ किसी को बताना नहीं कि मैं तुम्हारी टी शर्ट पहन करके आ गया हूँ। आयुषी जो कि उसके गाल को खींचते हुए कहती है, क्यूट तो तुम हो लेकिन अश्लील भी हो। पार्थिव हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है, अभी तुमने मेरी अश्लीलता देखी कहाँ है?
जैसे पार्थक ने ना बोला था, आयुषी उसकी तरफ घूमते हुए कहती है, यही सुनना चाहती थी मैं, मुझे पता है सारे लड़के ठरकी होते हैं। और ये बोल करके वो गुस्साते अपने रूम से बाहर की तरफ आ जाती है। वहीं पार्थक उसके पीछे पीछे आते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में ऐसा लड़का नहीं हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो। आयुषी जी कहती है, लड़कों को अच्छे से समझती हूँ मैं, खैर जो भी हो अच्छे हो, परेशान नहीं हो। और वो अचानक से पीछे मुड़ती है, जिससे पार्थक इस वक्त दौड़ रहा था, लेकिन अचानक ही उसकी स्पीड में एकदम से ब्रेक लग जाता है और वो सामने की तरफ झुकते हुए कहता है, अरे सॉरी। वो आयुषी की तरफ थोड़ा सा बैंड भी हो गया था। आयुषी जो कि उसकी चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहती है, संभाल कर मिस्टर, तुम तो अभी से मेरे ऊपर गिरना शुरू कर दिए। पार्थक जो कि स्माइल करते उसे देखते हुए कहता है, क्या बात है, बहुत लाइंस मार रही हो मुझे। आयुषी जो अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ती है और अपने गीले बालों को हल्का सा पीछे की तरफ झटकते हुए कहती है, वैसे बॉडी अच्छी बनाए हो तुम। पार्थक जैसे ही सुनता है वो भी थोड़ा कंफर्टेबल होते हुए कहता है, तुम्हारी भी बॉडी बहुत सेक्सी है और काफ़ी क्यूट हो बाय द वे। आयुषी से घूरती है और फिर अपने चेहरे को फ्रस्ट्रेशन में हिलाते हुए नीचे की तरफ आ जाती है। पार्थक जो आयुषी की हरकतों से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड महसूस कर रहा था। कभी वो उसे फ्लर्ट करना शुरू कर दे रही थी और कभी उसे डांटना शुरू कर दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ आहान और शेजल जो कि एक साथ बैठ करके नाश्ता कर रहे थे। इस वक्त ईरा ने आहान और शेजल के लिए मिक्स्ड फ्रूट का सैलेड बनाया था और साथ में शेजल के लिए स्पेशली आलमंड मिल्क शेक बनाया था। वहीं यशवीर को आहान ने कुछ इंपॉर्टेंट काम दे दिया था, जिसकी वजह से वो लगातार फोन पर ही किसी के साथ व्यस्त था। थोड़ी देर में उसका फोन करता है और वो अंदर आते हुए आहान से कहता है, सर मीटिंग के लिए आपके क्लाइंट्स आ चुके हैं। आहान जो अपने चेयर से खड़े होते हैं और अपने कोट को पहनते हुए शेजल को देखते हुए कहते हैं, खड़े हो। शेजल जो आहान की एक ही ऑर्डर पर तुरंत ही चेयर से खड़े होते हुए कहती है, जी बताइए। आहान जो कि उसको साइड से हक करते हैं और उसके गाल पर अपने होंठ को रखते हुए कहते हैं, बाय। शेजल जहान से थोड़ा शर्माते हुए कहती है, बाय। आहान जो से कहते हैं, ऐसे कैसे रूखा सूखा बाय कर रहे हो, तुम नहीं करोगे मुझे कैस। शेजल जी कहती है, हाँ वो कि तभी वो यशवीर की तरफ देखती है, जो कि फिर से अपनी नज़र को दूसरी तरफ घुमा लिया था और इस वक्त ईरा ने तो अपनी आंखों पर हाथ ही रख लिए थे। आहान जो कहते हैं, कोई तुम्हें नहीं देख रहा, चलो। और ये बोल करके अपने गाल को शेजल की तरफ कर देते हैं। शेजल जब अपनी आंखों को बंद करती है और अपने होठों को धीरे धीरे आहान के चेहरे के करीब हिला रही थी कि तभी अचानक से एक आवाज़ आती है, आजकल मेंशन में कुछ ज़्यादा ही रोमांस फैल गया भाई, मुझे लगता है मुझे किसी तीर्थ यात्रा पर निकल जाना चाहिए। आहान जैसे ही सुनते हैं, वो अभी तक तो अपने चेहरे पर एक प्यारे से स्माइल रखे थे, लेकिन अपने डैड की आवाज़ सुनकर के वो शेजल से अलग होते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो, और वक्त चिपका मत करो। और ये बोल करके वो अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेते हैं और बाहर की तरफ थोड़ा रूड ऑरा के साथ निकलने लगते हैं। अब धर्म जी जो कि अंदर की तरफ जा चुके थे, जैसे ही आन ये नोटिस करते हैं, वो तुरंत ही शेर की तरफ मुड़ते हैं और चलते चलते ही अपने एक कान पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, सॉरी। और एक आई विंक करते हुए उसे दूर से ही फ्लाइंग किस पास करते हुए वहां से बाहर की तरफ चले जाते हैं। शेजल जो अपने एक हाथ को दूसरे हाथ में रब करते हुए आहान को प्यार से देखते हुए अपने आप से कहती है, कितने बदमाश हैं ये, सबके सामने किस तरह दिखाते हैं कि मुझसे बहुत ही गुस्सा करता है, और चोरी चोरी। कि तभी ये बोलते बोलते उसकी नज़र ईरा पर पहुंच जाती है और वो ईरा से कहती है, हटा लो हाथ, चले गए वो। ईरा जो अपने हाथों को हटाते हुए कहता है, मैं भी परेशान हो गया हूँ, बहुत ही ज़्यादा रोमांस फैल गया है। शेजल जी कहती है, चुप ही करो। और ये बोल करके वो हंसने लगती है। आहान जो यशवीर के साथ गाड़ी में बैठ गए थे और वो शेजल के बारे में कुछ सोचते हुए यशवीर से कहते हैं, शेजल के लिए 9 के मार्कशीट की अरेंजमेंट करवाओ। यशवीर जो गाड़ी ड्राइव करते हुए कहता है, सर मैम की मार्कशीट। आहान जो कहते हैं, और आज के आज ही काम हो जाए तो कल 10th के एडमिशन का फॉर्मेलिटी कंप्लीट करवा दो। जैसे यशवीर ये सब सुनता है, वो स्टीयरिंग को घुमाते हुए कहता है, सर मैम का एडमिशन करवाना है। आहान जो कहते हैं, दिल्ली के सबसे अच्छे कॉलेज में होना चाहिए उसका एडमिशन, और जहाँ पर भी एडमिशन करवाना बता देना कि हान खुराना की वाइफ है वो, किसी ने भी बदतमीजी की या आलतू फालतू नाटक किए तो जान जाएगी उसकी। अब यशवीर को आहान ने बोल तो दिया था, लेकिन यशवीर अभी भी कंफ्यूज था कि आखिर शेजल के लिए मार्कशीट वगैरह की बनवाने की प्लानिंग आहान सर क्यों कर रहे हैं। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, और सुनते रहिए सोल्जर डेविल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।